Hi students, welcome back. So we are continuing our chapter 4. So we were on the topic substitution reaction. In the earlier chapter, in the earlier video, we have studied about addition reaction and so on. So today we'll start from substitution reaction. Now what is substitution reaction? So we'll study about this now. Now saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. It is called substitution reaction because one type of atom or a group of atoms takes the place of another. A number of products are usually formed with the higher homologous ऑफ अल्केन. जैसे कि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जैसे कि कोई भी जैसे हाइड्रोजन है उसके साथ हमारी कोई और चीज़ जुड़ जाए, कोई भी चीज़ जुड़ जाए उसको हम कहते हैं एडिशन, यानी कि ऐड हो जाना. लेकिन सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, जब हाइड्रोजन की जगह दूसरा कोई एलिमेंट ले लेता है तो उसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे सब बच्चे या फुटबॉल वॉलीबॉल कोई भी गेम देखते हैं उसमें आप देखते हैं द प्लेयर इज सब्सटीट्यूटेड. क्या कहते हैं उसको, दैट प्लेयर इज सब्सटीट्यूटेड, यानी कि उसकी जगह हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं. सब्सटीट्यूशन मतलब उसकी जगह ले रहे हैं. तो वैसे ही जैसे कि कोई भी रिएक्शन रहता है जैसे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, उसमें क्लोरीन जो है वो ऐड की जाती है. क्या ऐड की जाती है, क्लोरीन. और जब रिएक्शन होता है बहुत फास्ट हो जाता है इससे, क्लोरीन ऐड करने से. तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन की जगह ले लेगा. हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, हमारे कार्बन और हाइड्रोजन वाली चेन जो है उसकी बात कर रहे हैं. कोई भी CH2 C2H4 एट्सेट्रा जो भी है, एट्सेट्रा जो भी है, तो वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं और वो क्लोरीन जो है, जैसे कि ये रिएक्शन देख लीजिए आप, जब हमने मीथेन के साथ क्लोरीन को ऐड किया तो बन जाएगा हमारा CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर हमारा CH3Cl, आपने देखा यहाँ पर CH4 थे लेकिन यहाँ पर CH3 बचे. एक H कहाँ गया, वो H यहाँ से अलग हो गया. अब आपको मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि कार्बन कितने हैं, देखिए 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन है, यानी कि समझिए इसको बाइफरकेट करके लिखा तो C 1 है और H 4 है. उसके अंदर हमने क्लोरीन के 2 एटम डाले, कितने क्लोरीन के, Cl और एक और Cl, 2 Cl डाल दिए. तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक C और 3 H बचेंगे हमारे. क्या बचेंगे, CH3, 3 H बच के, इसमें से ये H गायब हो गया यहाँ से. और क्लोरीन जो था उस क्लोरीन ने इस H की जगह ले ली और ये H जो था उसने क्लोरीन की जगह ले ली. तो यहाँ पर H की जगह पर आ जाएगा Cl, तो बन गया CH3Cl. और ये जो H था ये निकल के उस Cl के साथ जुड़ गया, तो साथ में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली है. नाउ सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. अब हम दो कुछ कार्बन कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा. मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट here we shall study the properties of two commercially important compounds, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. तो ये दोनों जो है कमर्शियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है. इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल. इथेनॉल OL है साथ में देखिए, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अल्कोहल. इसको कॉमनली हम इथेनॉल को अल्कोहल कहते हैं. एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो जितने भी आप अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, जो लोग भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, उन सब के अंदर जो मेन एजेंट होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो इथेनॉल ही होता है. इसके अलावा बिकॉज इट इज़ गुड सॉल्वेंट, ये अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर होता है और ये एक अच्छा सॉल्वेंट भी माना जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन. मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि टिंक्चर आयोडीन जो है, कफ सिरप जो रहते हैं, एंड मैनी टॉनिक्स और दूसरे टॉनिक्स. आपने टॉनिक जब पिए होंगे तो उसके अंदर से कुछ ऐसे स्मेल नहीं आती अल्कोहल की तरह थोड़ी थोड़ी, तो ये जो है ये टॉनिक्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, सिरप्स, खासकर कफ सिरप में. इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. अब ये यूजेज है हम इसके देख रहे हैं. इथेनॉल जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शंस. कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डायलेट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस. अगर आप थोड़ी मात्रा में इसको पिएंगे तो ड्रंकनेस, यानी कि आपको नशा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा. इसीलिए जो आप कप सिरप्स लेते हैं, आपके घर पे अभी भी कोई कप सिरप पड़ा हो या ऐसा हो मार्केट से कभी आप जाएँ लेने के लिए एनी टाइम, तो आप उसके ऊपर देखिएगा ऐसी एक हिदायत होती है कि वो जो दवाई है वो पीने के बाद आपको कोई काम नहीं करना, थोड़ी देर डॉक्टर आपको हमेशा रेस्ट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है, यानी कि इथेनॉल होता है.
जिससे हम थोड़ा सा उसके प्रभाव के कारण थोड़ा नशा सा फील होता है, कि नींद आने लगती है। तो ऐसे में अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं आप जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सडनली आपके ऊपर थोड़ा माइंड आपका एक्टिव ना रहे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए डॉक्टर मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कफ सिरप या सर्दी जुकाम की जो दवाइयाँ रहती हैं वो लेने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। Even though this practice is condemned, it is a socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol can be lethal. अब आप थोड़ी मात्रा में भी अगर शराब पी लेते हैं, शराब मतलब इथेनॉल या फिर अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, वो लेते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड टू मेनी, अगर आप ज़्यादा समय से इसको पी रहे हैं, यानी कि जो शराब पीने वाले रेगुलर पीने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल्स की रिएक्शन की देखते हैं। अब alcohols reacts with sodium, leading to the evolution of hydrogen with ethanol. The other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen reacting with metals? अब यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। जब सोडियम के साथ इथेनॉल को रिएक्ट करवाया जाए, यानी कि अल्कोहल ले लीजिए, ये अल्कोहल हमारा या इथेनॉल जो भी कहें, इनको दोनों का नाम एक ही है। अल्कोहल के साथ जब सोडियम को रिएक्ट करवाया जाता है तो बनता है सोडियम इथोक्साइड। ये सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला है। जैसे मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए 2CH3 सिमिलर है, CH2 सेम है, लेकिन O भी इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन H की जगह पर Na+, यानी कि सोडियम आयन ने H की जगह ले लिया, H जो है यहाँ से वो अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये पहला रिएक्शन है सोडियम के साथ। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव इथीन। अब अगर आप इथेनॉल को गर्म करेंगे कितने पे, 443 केल्विन पे, और साथ में आप कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी इथीन। क्या है ये फॉर्मूला इथीन का? आपको मैंने बताया था कल भी पिछले वीडियो में कि एक बॉन्ड वाला होता है वहाँ पर ANE लगता है, दो बॉन्ड वाले में ENE लगता है, और तीन बॉन्ड वाले में YNE लगता है। तो यहाँ पर दो बॉन्ड है देखिए, तो इसको हम इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथीन, और साथ में वाटर मिलता है हमें। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from ethanol. और ये जो concentrated sulfuric acid है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में माना जाता है इसको, जो कि इथेनॉल में से पानी को अलग कर देता है। आप देखिए ना, यहाँ पर इथेनॉल था, इथेनॉल के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला और गर्म किया तो वाटर अलग हो गया इथेनॉल में से। आगे हम देखेंगे इथेनोइक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं और इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब आप पानी के अंदर 5 से लेकर 8% एसिटिक एसिड डाल देंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम विनेगर कहते हैं। और विनेगर का उपयोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे किया जाता है इन पिकल्स। जो आप अचार खाते हैं, अचार के अंदर प्रिजर्वेटिव के तौर पे विनेगर डाला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है प्योर इथेनोइक एसिड का वो 290 K है, और इसी कारण इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो जहाँ पर ठंडी होती है ज़्यादा तो फ्रीज हो जाता है ये ठंडे क्लाइमेट में। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ठंडी जगहों पर ये थोड़ा ही टेम्परेचर डाउन होता है तो ये जम जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी। ग्लेशियल यानी कि जम जाता है इसलिए। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड by their acidic nature. However, unlike minerals, acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids. अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें, आप जानते हैं जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं एक्सेट्रा, लेकिन उनके मुकाबले जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो काफ़ी कमज़ोर रहता है, वो काफ़ी वीक रहता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको याद करिएगा, ध्यान से सुनिए इसको। एस्टरिफिकेशन क्या है? एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो जो बनता है प्रोडक्ट उसको हम एस्टर कहते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल
एथेनोइक एसिड और अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाएगा एक एसिड के प्रेजेंस में, एसिड हम यूज़ करेंगे कैटलिस्ट के तौर पे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई हम एलिमेंट कह सकते हैं, मिनरल कह सकते हैं, जिसको डालने से वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या जल्दी कंप्लीट हो जाए, जो उसको कंप्लीट होने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। सो यहाँ पर जो कैटलिस्ट के तौर पे एक एसिड का यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईस्टर। जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ईस्टर की अब क्वालिटीज़ बताई जा रही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो स्वीट स्मेलिंग रहता है एंड दे आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स, इनका परफ्यूम बनाने में उपयोग किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्काली, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस जो है हमारा, उसके साथ जब इसको रिएक्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। ये चीज़ देखने वाली है भाई। अब देखिए जब आपने ये रिएक्शन किया तो बना ईस्टर। जब ईस्टर को आप किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया इस वर्ड को। तो जब आप ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ट्रीट करेंगे, तो फिर से अल्कोहल बन जाएगा एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, यानी कि इन दोनों के रिएक्शन पे हमें ये मिला ईस्टर। ईस्टर को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे आप तो फिर से वापस से आपको वही स्टार्टिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन, बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, क्योंकि इससे सोप्स बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोप्स क्या होते हैं, सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स की लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उसकी लंबी चेन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स, तो इसको हम कहते हैं सोप। तो इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन जो करवाया गया है, तो यहाँ पर आपका सोप बनेगा। रिएक्शन विद बेस, लाइक मिनरल्स, acids, ethanoic acid react with a base such as sodium hydroxide to give salt and water। अब जैसे कि अदर मिनरल एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, उसी प्रकार से एथेनोइक एसिड भी जो है वो बेस के साथ, ये हमारा एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड जो है जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें मिलता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर आपको सॉल्ट और वाटर दोनों चीज़ें मिल गई। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब एथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ देखते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब एथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड, एथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो हमें जो रिजल्ट प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों चीज़ें हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाया किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, तो हमें जो आंसर मिलेगा, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और दूसरा हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सेम बाय प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ भी मिलने वाला है। जब हमने इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो भी हमें सेम रिजल्ट मिला, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे एथेनोइक एसिड हमें देता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ गया है अभी, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप। तो चलिए एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक 10 ml ऑफ अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 10 ml वाटर लेंगे, फिर 1 ड्रॉप
ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसको ए बी करके नाम दे देंगे। टू टेस्ट ट्यूब बी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, फिर ए बी के अंदर हम थोड़ा सोप डालेंगे, कुछ बूंदे उसकी। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर द सेम पीरियड, दोनों को शेक करो। देन कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग। जैसे ही आप शेक करना उसको बंद करेंगे तो आपको दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या दिखेगा, ऑयल और वाटर जो है वो अलग अलग सेपरेट लेयर में दिखाई देंगे। लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट। तो बताया सीधा गया है कि दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, दोनों के अंदर पहले हम क्या डालेंगे, थोड़ा ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल, फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाल देंगे एक ट्यूब के अंदर, फिर हम उसको शेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि थोड़ी देर में छोड़ने के बाद अभी हमें देखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या देती है हमें, क्या हमें लेयर दिखाई देती है वाटर और ऑयल की अलग अलग। तो चलिए देखते हैं। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, कि क्लीनिंग किस तरह से करता है सोप वो। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ज़्यादातर जो डर्ट होती है वो ऑयली होती है नेचर में। एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ऑयल पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो सोप होता है वो क्या होता है, सोप होता है लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil। जो आयनिक एंड रहता है सोप का, देखिए साबुन का, सोप का जो आपने डाला था उसके अंदर, उसका जो आयनिक एंड रहता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जबकि कार्बन चेन जो है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। यानी कि कार्बन चेन उसमें भी है, कार्बन चेन भी है और उसमें आयनिक एंड भी है उसका। तो आयनिक एंड जो है वो वाटर के साथ डील करेगा और जो कार्बोनिक चेन है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगी। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसल्स। तो इस तरीके से जो सॉप के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं इसको, मिसल्स। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। अब उसका फेस कैसा रहेगा, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए सोडियम आयन Na+, आपको पता है ऊपर प्लस लगा है माइनस लगा है तो वो आयन रहता है। तो यहाँ पर एक एंड जो होगा उसका वो पानी की तरफ होगा, वाटर की तरफ। अब देखिए समझिए बाल्टी है, टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर पानी है, तो इसका शेप कैसा रहेगा, ये एक एंड जो उसका होगा कार्बोक्सिलिक चेन जो होगी वो इस तरफ होगी डर्ट की तरफ, यानी कि जो ऑयल है उसकी तरफ। और ऑयल तो क्योंकि पूरे कपड़े पे तो ऑयल नहीं है ना, जितनी भी जगह पर ऑयल है वो ऑयल को किस तरह से अटैक करेंगे, उसकी जो कार्बोक्सिलिक एंड होगा, जो दूसरा एंड होगा वो उस तरफ उसको अटैक करेगा और पीछे उसके आयनिक एंड रहेगा वो पानी की तरफ रहेगा। और इस तरीके से बनता है मिसल। क्या होता है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर शोइंग, दिस इज द डायग्राम फॉर शोइंग मिसल फॉर्मेशन, where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. This form an emulsion in water. इस तरह से वाटर के अंदर एक emulsion बन जाएगा। The soap missile thus helps in putting out the dirt in water. तो इस तरीके से soap missile जो झाग सी बनती है ना, missile जो है, ये जो missile formation है ये dirt को पानी से अलग करने में मदद करता है। And we can wash our clothes clean. तो इस तरीके से हम अपने कपड़ों को wash कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। Can you draw the structure of the missile that would be formed if you dissolve soap in hydrocarbon? अब यहाँ देखिए ये एक्टिविटी मैं नहीं करूँगा बट स्टिल आप देख सकते हैं, ये सोडियम है, यानी कि जो आयनिक एंड है वो वाटर की तरफ रहता है और जो दूसरा पार्ट रहता है जो उसका वो रहता है ऑयल की तरफ, डर्ट की तरफ। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance scum remains after washing with the water? This is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salts which cause the hardness of water. Hence you need to use a larger amount of soap. This problem is overcome by using another class of compound called detergents as cleaning agents. Detergents are generally sodium salts of sulfonic acid or ammonium salts with chlorides or bromides ions, etc. Both have long hydrocarbon chains. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ion in hard water, thus they remain effective in hard water. Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes. अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप जब नहाते हैं, जिस समय नहाते वक्त फोम प्रोड्यूस होती है। क्या फोम प्रोड्यूस होती है, फोम, झाग बनती है काफ़ी सारी,
और कभी कभी हम ये भी डिफिकल्टी फील करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि धोने के बाद भी मतलब कपड़े धोए जाते हैं या खुद को अपने वॉश किया उसके बाद भी कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस रह जाता है जो कि उसमें से निकलता नहीं है, यानी काफ़ी डिफिकल्टी, काफ़ी ज़्यादा उसको पानी से निकालना पड़ता है कपड़े को, फिर कहीं जाके वो सब्सटेंस जो है वो निकलता है। ये क्यों होता है? बिकॉज रिएक्शन ऑफ सॉप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अब पानी जो होता है ना, सॉल्ट वाटर यानी कि हार्ड वाटर, उसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट रहते हैं उसके साथ रिएक्शन होता है सोप का, इस वजह से ऐसा होता है। और ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स हैं इन्हीं की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस इसी वजह से होती है। इस कारण से हमें ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है, यानी कि झाग नहीं हो पाती है। हम बहुत ज़्यादा साबुन घिस रहे हैं कपड़े के ऊपर लेकिन झाग नहीं हो रही है, वो साबुन वैसे का वैसे रह रहा है। ये रीज़न है कि हार्ड वाटर यूज़ किया जा रहा है इस वजह से। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डिटर्जेंट। जो पाउडर यूज़ किया है, पाउडर पता है ना, पानी में आप पाउडर डालोगे तो आप झाग आ जाएगी, फिर उसके अंदर कपड़े आप डुबो सकते हो। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? उसके अंदर सल्फोनिक सॉल्ट एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स, यानी कि सल्फोनिक एसिड्स होता है या फिर अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स होते हैं। अब ये जो दोनों हैं दे हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। इनकी चेन्स कैसी हैं? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स है। द चार्ज एंड, इसमें जो चार्ज एंड रहता है इस कंपाउंड का वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है पानी के साथ, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता है, वो कंप्लीटली उसमें मिक्स हो जाता है और इस तरीके से हार्ड वाटर जो है उसको उसके अंदर वो मिल जाता है, घुल जाता है। दस दे रिमेन इनएफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो इस तरीके से मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है, जो कि हार्ड वाटर के कंटेंट्स हैं, वो उस डिटर्जेंट के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते हैं। एंड डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पू, और डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है शैम्पूज और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो सोप है वो काम करता है। तो हमने देखा कि सोप को जब हम, ये तो चीज़ हमने नोटिस की होगी कि जब हम बहुत ज़्यादा साबुन लगाते हैं तो भी झाग नहीं होती, तो इसका मतलब जो वाटर है वो हार्ड है। अब हार्ड वाटर है इस कारण से वो जो सॉल्ट है उसके अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट वो झाग नहीं बनने दे रहे हैं। तो वो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम अगर डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर झाग काफ़ी अच्छे से बन जाती है। तो ये जो है ये एक्टिविटी हमें देखनी होगी कि कैसे क्लीनिंग की जाती है। और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ये सबसे इंपॉर्टेंट, मिसल फॉर्मेशन या फिर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।